आपियाई नैनन में पलक ढाप तो हिलूं। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त मूल विधि कक्षा में, जहां पर आज हम जनहित याचिका जो हमारा अध्याय चल रहा है, आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोकहितवाद या पीआईएल या जहिया इसी को कहा जाता है, इस अध्याय को आज पूर्णता प्रदान करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके संदर्भ में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और हम धीरे धीरे अपने सिलेबस को भी पूरा करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर के पढ़ते जाइए। अच्छा, लव यू सर जी, टू डेज। बिल्कुल मेरे भाई, मैं भी आपको याद करता हूं, पर मेरी मजबूरी थोड़ी सी रहती है, क्योंकि अगर शरीर को आराम ना दिया गया तो फिर बहुत लंबे समय तक पढ़ाने के लिए शरीर तैयार नहीं होता है। आपने अगर अभी से भी 6 महीना पहले मेरी आवाज सुनी होगी तो आवाज आपने डिफरेंट पाई होगी, और अभी मेरा गला बैठ चुका है क्योंकि कक्षाएं हैं, कुछ सर्दियां हैं और लगातार अध्ययन अध्यापन रहता है। आप लोगों की कृपा है कि हमको पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, तो आवाज बैठ गई है। तो 1-2 दिन थोड़ा सा आराम मिल जाता है, थोड़ा पूरे हफ्ते का फिर प्लानिंग हो जाती है कि क्या बच्चों को करवाना है जिससे उनका अधिक से अधिक लाभ होवे। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। गुड इवनिंग गाइस, जल्दी से आ जाइए। बहुत बढ़िया। हाँ, सबसे पहले आज आए थे शिव प्रताप, वो अपने आप को लिखते हैं यूपीएसआई शिव प्रताप। बिल्कुल, ये मैनिफेस्टेशन है जी। बहुत सारे बच्चे आई लव यू लिख रहे हैं। लव यू टू गाइस, आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार, आप मेरे अपने हो सब। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त हो तो शुरू किया जाए चीज़ों को। जी विवेक, बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं पीआईएल। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर पीआईएल। पीआईएल स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है जनहित याचिका। इसी को क्या कहा जाता है? जनहित याचिका कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? जनहित याचिका हो गया हमारा। इसी को लोक हितवाद कहते हैं, लोक हितवाद कहते हैं, और इसी को ज ही या कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई वो एग्जाम में कुछ और शब्दावली का प्रयोग कर ले तो आप परेशान हो जाए, ऐसा ना करें। ठीक है, तो जनहित याचिका के संदर्भ में हमने कल बेसिक बेसिक चीजें सब जानी और देखने का प्रयास किया। कौन दायर कर सकता है, कब दायर हो सकती है, होती क्या है, ठीक है, ये सब चीजें हमने जानने का प्रयास किया। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फिर हमने ये देखने का प्रयास किया कि जो जनहित याचिका है, जो जनहित याचिका है, हाँ, जो जनहित याचिका है, इजाजत है आगे कार्रवाई शुरू करी जाए। बिल्कुल, आप हजूर हो हमारे सब। तो जो जनहित याचिका है उसको दायर किया जा सकता है आर्टिकल 32 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए आपके कहां पर? 226 का प्रयोग करते हुए आपका हाई कोर्ट में उसको दायर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखें, ये हमेशा ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, और यहां से प्रश्न आया हुआ है आपके पेपर में, तो अब देखो, इतनी तो बात हमको समझ में आ गई है कि जो जनहित याचिका है
वो जन के हित में डाली जा सकती है, यानी कि पब्लिक के हित में डाली जा सकती है, वो निजी हित में नहीं डाली जा सकती कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सीधे जाऊं और सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं, सीधे जाऊं तो हाई कोर्ट चले जाऊं। आपको पता होना चाहिए कि एक अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, आपने पढ़ा होगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या रहता है कि आप अगर निचले जो न्यायालय हैं, निचले जो कोर्ट्स हैं, उनसे अगर आप सहमत नहीं हैं, उनके फैसलों से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उससे ऊपर जो कोर्ट आता है, उससे ऊपर की कंडीशन में जो कोर्ट है, वहां पर जाकर के अपील कर सकते हैं। तो एक जो उच्च न्यायालय है वो भी अपीलीय न्यायालय है, जो आपका हाई कोर्ट, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपीलीय न्यायालय है। तो अगर आपको हाई सुप्रीम कोर्ट जाना है इन नॉर्मल केसेस, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले जिले पे मामले को लड़ना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो आप अगर क्रिमिनल मामला कोई फेस कर रहे हो, कोई दंड न्यायालय संबंधी मामला फेस कर रहे हो, तो आप पहले मजिस्ट्रेट्स के यहाँ जाओगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ जाओगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद आप जाओगे, फिर वहां से संतुष्ट नहीं होते हो तो आप सेशंस कोर्ट में जाओगे, जिला जज के यहाँ जाओगे, वहां से संतुष्ट नहीं होते हो देन आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं होते हो देन आप जाओगे कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। ये एक प्रक्रिया है। परंतु मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों में आपको पता है आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 आपके क्या है, आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो आप सीधे अप्रोच कर सकते हो कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। आप सीधे अप्रोच कर सकते हो कहां पे, हाई कोर्ट में। वहां पर आपको ऐसे घूम के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक ऐसी चीज है जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज है। अगर वो वायलेट होती है तो कहीं ना कहीं किसी आदमी की जिंदगी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकती है। तो और एक खास बात और होती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी सुनवाई होती है, बाकी चीजों को बाद में छोड़ दिया जाता है। बट वहां पर एक शर्त है, अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं आए हुए हैं, तो अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आए हुए हैं तो पहले उनका मैटर सुना जाएगा, क्योंकि देश पहले हो जाता है फिर वहां पर, और दूसरे नंबर पर फिर मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिका की सुनवाई होती है। तो यहां पर जब जनहित है, बहुत सारे लोगों का हित है, तो इसकी सुनवाई बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे कोई आप याचिका डाल रहे हो मौलिक अधिकारों से संबंधित, रिट याचिका डाल रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से इसकी सुनवाई होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो निजी हित में नहीं डाली जा सकती। अब यहां पर है आप किस किस के खिलाफ डाल सकते हो। अब एक यदि आदमी का हित जो होगा, एक आदमी, एक बहुत बड़े वर्ग का जो हित होगा, वो कोई दूसरा आदमी तो प्रभावित कर नहीं सकता है। वैसे कर सकता है कि एक सिंगल आदमी भी कर ले, पर सिंगल आदमी नहीं कर सकता है इतने सारे लोगों को प्रभावित। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होगा, और ज्यादातर वो क्या है कि सरकार की कोई पॉलिसी आ गई है, सरकार ने कोई नियम लगा दिया है, कुछ ऑर्डर आ गया है, तो उसके खिलाफ। तो आप किस किस के खिलाफ दायर कर सकते हो पीआईएल, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पीआईएल दायर कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुरा हाल कर रखा है, टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, कुछ भी कर दिया है, अगर टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं तो आप पीआईएल दायर कर सकते हो कि तो खाल उतार रहे हैं। और हाँ, ठीक है। और मूल बात इसमें क्या है जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए, भारत में टैक्स सिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत बुरी हालत है टैक्सेस की। अगर आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, सपोज करो आपका मन है कि आप 1 करोड़ रुपए कमाओ, मान लिया आपने, तो 1 करोड़ में से अराउंड 30 to 40%, यानी 30 to 40 लाख रुपीस आपके गवर्नमेंट के पास सीधे सीधे चले जाते हैं। आप बेरोजगार पड़े रहो तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आपको कोई भत्ता नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा कि भाई 9,000 10,000 रुपए महीना कम से कम दे दे, या 3 महीने में दे दे, जिससे आदमी का खर्चा तो निकले। बट नहीं, क्योंकि हमारे देश में नेताओं की हालत यह है कि वो चाहते हैं कि गरीब रहे। देखो पूरे के पूरे देश में बहुत, हमारा पूरा देश कितने भागों में बटा हुआ है? हमारा पूरा का पूरा देश ना लगभग 4 से 5 भागों में बटा हुआ है। एक तो गरीब लोग होते हैं, और गरीब लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन का मैक्सिमम हिस्सा है। उसके बाद अमीर लोग होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो टैक्स देने का काम करते हैं। गरीब आदमी वोट बैंक की राजनीति में उलझा रहता है, ठीक है। गरीब आदमी अनपढ़ होता है, उसके पास तक विकास नहीं पहुंचा होता है, और वो मूल बात क्या करता है, आपको ध्यान से सुननी है, वो धर्म और जात की राजनीति में सबसे पहले पड़ जाता है, उनको पता है। तीसरी बात पॉलिटिकल पार्टीज होती है, चौथी सरकार होती है, 5वें होते हैं बड़े बड़े व्यवसायी, है ना, बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं। तो इस तरह से चीजें रन होती हैं। तो जो बीच वाला आदमी है, यदि आप उस गरीबी में से निकलकर, मैक्सिमम लोगों में से निकल करके अमीरी में जाना चाहते हो, तो आप सरकार के लिए फायदा करोगे, आप दान देने का काम करोगे। और अनपढ़ रहे लोग, ये
ये प्रायोरिटी रहती है पूरी की हर सरकार की, हर पार्टी की, क्योंकि अगर अनपढ़ रहेगा आदमी तो वो उत्थान नहीं कर पाएगा और उनकी जेबें भरती रहेंगी। इसलिए मैं किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा को सही नहीं मानता हूं, खासकर इंडिया में। आप पॉलिटिकल विचारधारा रखिए, कम से कम कॉम्पीट करना तो विकास के नाम पर करिए, बट जैसे ही लोग पढ़ लिख जाएंगे तो वो एकदम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, जो नेताजी को रास नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेता हूं, ना मेरा कभी पॉलिटिक्स में जाने का मन है, ना मैं कुछ बात करना पसंद करता हूं, क्योंकि बात करने से विवाद ही होगा, लोगों को समझाएंगे समझ में नहीं आएगा। आप देखो चुनाव आते ही सारी बुद्धि घूम जाती है, धर्म और जाति के नाम पर ही वोट होते हैं हमेशा, देख लो आप किसी भी उसमें। कोई नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे एनवायरमेंट का क्या हो रहा है, AQI का क्या हो रहा है। अब हमारे जहां पे मुजफ्फरनगर में मैं रह रहा हूं, NCR से लगता हुआ एरिया है, अब पर्यावरण मंत्री को इस बात की चिंता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, और उधर अरावली पर्वत तो माला जो है उसमें है कि 1000 मीटर से हाइट जिनकी नीचे है उन सारी पहाड़ियों को उड़ा दो, उनको बेच दो। ये हालात हैं देश में, ये हालात हैं देश में। तो केंद्र सरकार के विरुद्ध अपील की जा सकती है, जैसे यही वाला मामला है कि अरावली को काट दो। 2000 से ज्यादा जीव जंतुओं की और पेड़ पौधों की प्रजातियां अरावली में रहती हैं, उसका कोई फिक्र नहीं है इनको। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे मामले में जैसे अरावली वाला मामला है तो केंद्र सरकार के विरुद्ध भी किया जा सकता है, राज्य सरकार के विरुद्ध भी किया जा सकता है, नगर पालिका परिषद के विरुद्ध भी, यानी स्थानीय जो आपकी एक तरह से शासन है उसके विरुद्ध भी आप इस चीज को कर सकते हो, उस चीज को देख सकते हो। तो केंद्र सरकार के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध और नगर पालिका के विरुद्ध ऐसा हो सकता है। एक क्वेश्चन हमारे यहां पर आना चाहिए कि क्या, एक क्वेश्चन यहां पे आना चाहिए आपका कि क्या किसी निजी पक्ष, है ना, क्या किसी निजी पक्ष यानी प्राइवेट पार्टी के विरुद्ध PIL दायर की जा सकती है? निजी हित में तो करी नहीं जा सकती, बट क्या चीज है, किसी निजी पक्ष, प्राइवेट पार्टी, यहां पर तो हमने गवर्नमेंट की बात लिख दी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या आपका स्थानीय स्वशासन इत्यादि हो, ये बात है। तो अगर आप किसी निजी, क्या आप किसी निजी पक्ष के विरुद्ध PIL दायर कर सकते हैं? एक बार बताना हाँ कि नहीं। क्योंकि PIL प्राइवेट है, कोई फैक्ट्री वगैरह है, वो बुरा हाल कर रखा है, कर सकते हैं? बताइए, दायर कर सकते हैं? बताइए। हाँ, अरे फालतू की चीजें होती हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, कुछ नहीं है। आदमी को क्या करना चाहिए, आदमी को वोट डाल के आए, डालना है, ठीक है, वोट डालिए आए। आपको पता है होना तो कुछ है नहीं, ठीक है। इतने साल से अब पहले एक पार्टी है दूसरी को ब्लेम कर रही है, दूसरी इसको ब्लेम कर रही है, कुछ नहीं होता। अपने आप पढ़ो, अपने आसपास के लोगों को पढ़ाओ, अपने परिवार के लोगों को पढ़ाओ, ज्ञान अर्जन करो, साइंटिफिक टेम्परामेंट पढ़ाओ। धर्म जो है ना, धर्म एक ऐसा मामला है जो आचरण करने का है। धार्मिक सभाओं में भी जाओ, अपने संतों से मिलो, सबसे सब काम करो, पर धर्म के नाम पर उन्माद फैल रहा है तो यार, धर्म तो शांति का कारण होता है, उन्माद का कारण धर्म नहीं होता है। हाँ, नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं दायर कर सकते, नहीं दायर कर सकते, नहीं दायर कर सकते हैं। क्या नहीं दायर कर सकते हैं? किसी प्राइवेट पार्टी के खिलाफ आप किसी प्राइवेट पार्टी का मतलब किसी भी निजी पक्ष, कब मान लिया कोई फैक्ट्री चला रहा है अपनी और पूरा धुआं धुआं कर रखा है, भाई साहब लोगों का जीना हराम कर रखा है। जैसे मुजफ्फरनगर में हम लोग रहते हैं, तो मुजफ्फरनगर में एक जगह आती है भोपा, ठीक है, हो सकता है आप में से इधर कोई रिलेट करते हो। तो भोपा रोड एक जगह पड़ती है, तो भोपा रोड पर ना बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और एक गांव पड़ता है चांदपुर, संभवतः किसी को पता होगा। तो चांदपुर के आसपास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। उस इंडस्ट्रियल एरिया में बिना फिल्टर के और जितना भी गंदा पानी है वो नालों में छोड़ा जाता है और हवाओं में जाता है। आसपास में एक गांव चांदपुर है, उसमें बीमारियां इतनी बुरी हो गई हैं, लोगों को कैंसर वगैरह हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। और वो कह के परेशान है, कोई सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन करप्ट है। कुछ बात आती है, पॉलिटिशियन संभाल लेंगे, पैसा चला जाएगा। तो अगर वहां से कोई सुन रहा है मुझे उस एरिया से, तो आप इन लोगों के खिलाफ PIL लगाओ। बट कानून क्या कहता है कि भाई आप किसी निजी पक्ष के लिए PIL दायर नहीं कर सकते हो। तो फिर हम अपनी जान कैसे बचाएं? मान लीजिए जैसे वो गांव है, वो पूरा गांव प्रभावित हो रहा है उन फैक्ट्रियों के प्रदूषण की वजह से,
ठीक है, उन फैक्ट्रियों के प्रदूषण की वजह से गांव हो रहा है। तो तरीका क्या है? आप डायरेक्ट उसको प्रतिवादी नहीं बना सकते हो, डायरेक्ट उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। यदि क्या है, यदि किसी कंपनी की वजह से जनहित प्रभावित हो रहा है तो उसे सरकार के साथ मिलाकर दायर करेंगे, सरकार को भी उसमें पार्टी बना लिया जाएगा। भाई तुम भी तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है क्या? अब जो अथॉरिटीज हैं वो भारी भरकम पैसे लेकर बैठ जाती है। लोग आज आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, क्यों? आप देखो भरना, उनको पता है कि पैसा कमाने की मशीन है ये। एक ही पीढ़ी में गरीबी को जड़ से मिटाने का रास्ता है आईएएस, सिविल सर्विसेज। चंद लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, पर मैक्सिमम लोगों की मंशा यही रहती है कि वो कैसे भर भर के पैसा कमाएं, क्योंकि शादी के टाइम पर ही भर भर के पैसा मिलता है। उसके बाद फिर योजनाओं में, उसके बाद पहले से इन लोगों को पता होता है कि भाई कहां से सड़क जानी है, कहां से पुल बनने हैं, कहां से कोई नहर जाएगी, कहां से कौन सा प्रोजेक्ट आएगा। तो वहां पर पहले से अपने जान पहचान वाले को सस्ते दामों में जमीन हो जाती है। बाद में फिर जब सरकारी मामले वहां से निकलते हैं तो मोटा पैसा मिलता है, वहां से कमाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं। तो यदि किसी प्राइवेट कंपनी को जिससे जनहित प्रभावित हो रहा है तो उसे सरकार के साथ मिलाकर दायर करेंगे। जैसे उदाहरण है, सपोज करो कोई कंपनी ए है और किसी शहर ए में प्रदूषण फैला रही है, तो डायरेक्ट आप उसको मतलब वो नहीं कर सकते हो कि भाई ये हमारे देश में ऐसा हो रहा है, हमारे क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। तो जनहित याचिका में प्रतिवादी होंगे कौन कौन? जनहित याचिका में प्रतिवादी किसे किसे बनाया जाएगा? केवल कारखाने को नहीं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जहां भी वो जिस भी जगह होगा तो उसको प्रतिवादी बनाया जा सकता है। हाँ हाँ हाँ। आवाज डबल आ रही है, नहीं ये नहीं आएगी। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया जा सकता है, या दोनों को भी, या दोनों को भी प्रतिवादी बनाया जा सकता है। साथ में उस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, जो राज्य का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसको भी प्रतिवादी बनाया जाएगा। और उसके साथ में फिर उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को, उस कारखाने को लपेटा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, उस कंपनी को लपेटा जाएगा। ये ऐसे ऐसे फॉर्मेट बना करके कोई भी पीआईएल दायर करी जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको? हाँ, नहीं नूरपुर के पास वाला चांदपुर नहीं है, ये मुजफ्फरनगर के पास वाला चांदपुर है। हम्म देवबंद बहुत बार आए हैं, देवबंद हमसे ज्यादा दूर नहीं है। बताइए, समझ में आ गया? एक बार थम्स अप करके बताइए। देवबंद में श्री बाला सुंदर जी का मंदिर है, बहुत बार आए हैं। देवबंद में मंगलोर चुंगी के सामने से रास्ता जाता है आपका उधर राधा नवरंगी लाल जी के यहाँ, बड़ा पुराना मंदिर है। हाँ, आपके यहाँ पर एक शुगर फैक्ट्री है, उसके कारण लोगों को ब्रेन हेमरेज और फेफड़े की बीमारी हो रही है, तो आप करिए, मतलब अपने लोगों को बताइए। हाँ, अरावली के लिए डाला जा सकता है पीएल, डाला भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना मंतव्य भी स्पष्ट किया है। हम्म चलो, जानसठ से बहुत बढ़िया। चलो आगे। अब यहां पर उन मामलों को मैं बताता हूं आपको जो मोटा मोटा आपके हैं। ठीक है, मोटे मोटे मामले जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन पर आप पीआईएल दायर कर सकते हो, जिस पर आप पीआईएल दायर कर सकते हो। ठीक है, जैसे रात में ऊंची आवाज में गाने बजाने पर, रात में ऊंची आवाज में अगर गाने कोई बजा रहा है और बुरा हाल हो रहा है, तो उसके इसके खिलाफ हम पीआईएल दायर कर सकते हैं कि ऐसा पूरे देश में होता है। और सरकार को उसमें बनाया जा सकता है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है इसमें। तो अगर रात में ऊंची आवाज में गाने बज रहे हैं तो लोगों का हित प्रभावित होगा, लोग सो नहीं पाएंगे, तो इसमें पीआईएल दायर करी जा सकती है। जैसे जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए, जेल में बहुत बुरा हाल होता है, लोग बताते हैं जो जेल गए हुए हैं कि अलग ही दुनिया होती है, और पूरा मतलब जुर्म और जरायम अपनी चरम पर रहता है। पैसे दो तो आप वहां पर अच्छा खाना खा पाओगे, सरवाइव कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो बहुत बुरे हालात रहते हैं। तो जेल अधिकारियों के खिलाफ आप कर सकते हो जेल सुधार के लिए। सड़क और गलियों के रखरखाव के लिए भी पीएल दायर करा जा सकता है, क्योंकि सड़कें जरूरी है चलने के लिए, दायर किया जा सकता है। नालियां हैं, उनका रखरखाव है, नाले हैं, आप देखो किसी भी शहर में देखो भारत के,
नाले ठसम ठस भरे रहते हैं, कुछ मतलब नहीं है। और केवल इसमें गुनहगार सरकारें और प्रशासन नहीं है, हम लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम पन्नी लाते हैं, घुमाते हैं, फेंका, समोसे खा लिए, और ये तो सही तरीका नहीं है। भारत में सिविक सेंस बहुत कमजोर है, हम लोग अपने हक के लिए बात करना नहीं जानते, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। और जो हक के लिए बात करता है दूसरों के लिए, अपने लिए, तो उसकी लाश मिल जाती है किसी टैंक के, जो सेफ्टी टैंक होता है ना, उसमें सड़ती हुई मिलती है। आपने चंद्राकर का नाम सुना है? चंद्राकर एक करके बंदा था, संभवतः झारखंड के आसपास में। तो उसने एक रोड स्कैम जो है उसको उजागर किया था। उसकी लाश मिली थी लेटरिन के टैंक में सड़ती हुई, और बहुत बुरी हालत में। ये हालत है। वो एक स्वस्थापित पत्रकार था, बड़ा अच्छा लड़का था वो, और उसके बारे में, और कॉन्ट्रैक्टर था जिसने उसको मारा, मरवाया। तो ऐसे तो हालात हैं, लोग डरते हैं। बस ये सुधार कैसे होगा भगवान जाने। सड़क और गलियों के रखरखाव के लिए बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, कहीं पर चाइल्ड लेबर हो रहा है, कहीं पर बंधुआ मजदूरी हो रही है, तो वहां पर उसके खिलाफ आपका क्या हो जाएगा? आपका मतलब ये पीएल दर्ज हो जाएगी। सड़क पर रोशनी की व्यवस्था न होने से अगर दिक्कत होती है तो पीएल दायर कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है तो पीएल दायर करी जा सकती है। उसके साथ अगर सड़कों पर विज्ञापन बोर्ड से असुविधा हो रही है, आप देखो सड़कें पटी पड़ी रहती हैं, बड़े बोर्ड, होर्डिंग, ये वो, और तमाम विज्ञापन टंगे रहते हैं। अब ठीक है, अब लोगों को रोजगार चलाना है भाई, मजबूरी है लोगों की भी। हम्म। हाँ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सड़क पर विज्ञापन बोर्ड से अगर असुविधा होती है तो उसके लिए कर सकते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तो करते ही हैं सब, ये ठीक है, सब भ्रष्टाचार करते हैं। जो पार्टी उसमें रहती है, जो पार्टी सत्ता में रहती है, वो बढ़िया कमाती है, ठीक है, खूब कमाती है, हजारों करोड़ों में कमाते हैं नेता। और जो विपक्ष में रहते हैं वो कम कमाते हैं। तो उनको ज्यादा कमाना है, इसलिए वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। भला कोई किसी का नहीं है, इस बात को गहनता से सोच लो, गहनता से देख लो। भला क्या है समाज में? भला यह है कि समाज में चैनो अमन बना रहे। जैसे अभी देखो, अब भारत में बहुत सब तरह की कम्युनिटी है। एक बार बताओ, कौन कम्युनिटी छोड़ के जाएगी? जो कम्युनिटी ऐसी है जो मतलब गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश से आए हुए माइग्रेंट रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं वो, तो आप पूछोगे सर उनके, बहुत सारे लोग हैं सर, उनके आ जाने से क्या फर्क पड़ेगा? 150 करोड़ हैं, कुछ लोग और आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। संसाधन जो है देश के, उनका दोहन होता है। जो भारतीय नागरिकों के लिए हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो उनके लिए हैं, उनके लिए नहीं है कि आप कहीं से भी आओगे माइग्रेंट। और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर रोहिंग्या जो आए हुए हैं बाहर से, वो टीचर तक लग गए हैं। तो जो टीचर आपको या किसी और व्यक्ति को लगना चाहिए था भारत के, वो पोस्ट वो ले रहे हैं। जो काम यहाँ के लोगों को करना चाहिए था, वो भाई तुम अपने देश में जाओ ना, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? रोहिंग्या आए, बांग्लादेश, म्यांमार से आए, बसे हुए हैं, तो जो उनको बसने में मदद कर रहे हैं वो कितना इलीगल काम कर रहे हैं, उनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। तो ये कितना गलत है। अब जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। मूल बात ये है। अब जैसे जितनी सारी कम्युनिटी रहते हैं भारत में, एक ऐसा माहौल बन रहा है कि सांप्रदायिक माहौल बनता है। एक बार बताओ, हिंदू कहाँ चले जाएंगे इस देश में से निकल करके, और मुस्लिम कहाँ चले जाएंगे? क्या अगर आप निकालना चाहोगे तो एक कितनी बड़ी भयंकर हिंसा होगी जिसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ठीक, करोड़ों लोग मारे जाएंगे जिसमें। क्या आप सब इन चीजों के लिए तैयार हो? और ऐसा होने के बाद देश से आप जितना चल के आए हो ना, थोड़ा बहुत, हजारों साल पीछे आप चले जाओगे। मूल बात यह है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ना चाहिए, और मूल बात यह है कि लोगों की सोचने समझने की क्षमता बढ़नी चाहिए, सद्भाव आना चाहिए पूरे समाज में। जबकि हो इससे उल्टा रहा है। जो भी कोई भड़काने का काम करता है उसके खिलाफ टफ लॉ एंड ऑर्डर के एक्शन होने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है। चाहे कोई भी व्यक्ति कानून के खिलाफ जाता है, उसको उठा करके टांग दिया जाए, बात खत्म। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, विधि का शासन, ठीक है। उसके बाद वृक्षों की कटाई रोकने के लिए ये आप कर सकते हैं, पीएल दायर कर सकते हैं। राज्य सरकार का हद से ज्यादा टैक्स लगाना, और गरीब आदमी जब बहुत दुखी हो जाए तब पीएल दाखिल करी जा सकती है। कोई फैक्ट्री वातावरण प्रदूषित करे या किसी भी तरह का पॉल्यूशन करे तो हो सकता है। और सरकारी अधिकारी अपना कार्य पूरा न करता हो, उसके खिलाफ भी लगाया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखें। हाँ, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। बहुत बड़ा वहम है मेरे भाई।
पॉलिटिक्स वो कोयले की खदान है, कितना साफ से साफ आदमी चला जाए खराब हो जाता है। ठीक है, याचिका। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी पीआईएल दायर हो जाती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी पीआईएल दायर हो जाती है, फाइल कर दी जाती है, कोई भी पीआईएल फाइल कर दी जाती है, तो वहां पर मूल बात क्या हो जाएगी आपकी, कोई भी पीआईएल फाइल हो जाती है तो कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। तो याचिका को स्वीकार करना न्यायालय के ऊपर निर्भर है, ये बात आप ध्यान रखें। देखो आपने लिख लिए सब पॉइंट्स, बताइए मुझे एक बार। अपनी सोच को डेवलप करो। और हमारा देश कब आगे बढ़ सकता है, जब हम अपने वैल्यूज को, अपनी संस्कृति को, जैसे भारतीय संस्कृति है उसको भी साथ लेकर चलें, अंधविश्वास में ना पड़े। ठीक है, श्रद्धा करें, खूब करें, संतों के चरणों में श्रद्धा करें, पर अंधविश्वास ना करें। ठीक है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, कितने लेवल से वो चीजों को समझाते हैं, कितने लेवल से चीजों को समझाते हैं, अध्यात्म को तरीके से बताते हैं, जो व्यावहारिक अध्यात्म है, जो शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में ये वर्णित है। अब लोग पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, अध्ययन कुछ होता नहीं है, बन जाते हैं वो गुरुजी बन जाते हैं, वो कथावाचक बन जाते हैं, बोलते हैं मन मर्जी का, और पॉलिटिकल पार्टीज उनसे अपना प्रचार कराती हैं, तमाम तरह की चीजें रहती हैं। बहुत अलग अलग तरह की स्थिति है। जब आप बड़े होंगे, सोचेंगे, समझेंगे, चीजों को देखेंगे, और कोई भी इससे धुला हुआ नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने पिट्ठू तैयार करती है अलग से, तो हालत बहुत खराब है। आपकी सोच और समझ से परे चीजें होती हैं। साइड हो जाइए, हो गया, बोर्ड के सामने से हट जाइए। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूं दोस्तों, क्योंकि सब मेरे लिए आदरणीय है, सबकी अपनी विचारधारा है, अब जो जैसे जी रहा है उसको जीने दिया जाए। पर हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र को एक उन्नत मार्ग पर लेकर जाएं। हम वेस्टर्न कल्चर से भी अगर कुछ सीख सकते हैं, वहां पर रिसर्च हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां से उठा करके लाएं चीजों को, हम भी अपने देश में वो करें। जैसे अभी एक कोई पॉलिटिशियन है, वो कह रहे हैं कि भाई ये आईफोन इन्होंने ये रेड कलर का निकाल दिया है, ये जैसे भगवा कलर का होता है ये निकाल दिया है। तो कमाल बात है, इससे क्या, कलर तो कोई भी हो सकता है भाई। आप ये देखो ना, R&D आपके देश में कितना हो रहा है। एक कावेरी इंजन पड़ा हुआ है, उसके लिए 2.5-3 हजार करोड़ रुपए के मांग है, जिससे हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन, 6th जनरेशन के बन सकते हैं। हम 5th जनरेशन फाइटर जेट भी उठा के ला रहे हैं, कहां से, बाहर से उठा के ला रहे हैं। आपके देश में टॉप के इंजीनियर्स हैं, टॉप के संस्थान हैं, बट कुछ फायदा नहीं है यार, क्या करें। चलो ज्यादा हो जाएगा, बोल तो बहुत चीजों पर सकते हैं, बट क्या करें। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोग अपने वैज्ञानिक, अपने आध्यात्मिक, अपने मानसिक, अपने चारित्रिक, अपने सामाजिक, अपने पारिवारिक, अपने आर्थिक विकास पर ध्यान दें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी किसी की नहीं होती है, जाकर के वोट करिए जो भी अच्छा लगता है आपको, होना कुछ है नहीं, होगा आपके और हमारे करने से। चलो मूल बात आगे देखते हैं। अब थोड़े से इतिहास की चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि ये जो कॉन्सेप्ट है पीआईएल का, ये कहां से आया, ये कहां शुरू हुआ, क्या हुआ। हाँ जी तृप्ति, मैं तो अभी देखूंगा आपका कमेंट बेटे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि पीआईएल किसका इतिहास है, पीआईएल का इतिहास, पीआईएल का इतिहास है ये पीआईएल का इतिहास है दोस्तों, पीआईएल का इतिहास है। तो 1960 में ये कॉन्सेप्ट यूएसए में आया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका में आया। हाँ पीएल सीधे, हाँ क्यों नहीं कर सकते, मैंने बताया नहीं था, आर्टिकल 32 का यूज करते हुए कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो 1960 में ये कॉन्सेप्ट यूएसए में आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यूएसए में इसको सामाजिक कार्यवाही याचिका बोला जाता था। क्या बोलते थे, सामाजिक कार्यवाही याचिका बोला जाता था, यानी सोशल एक्शन लिटिगेशन इसको बोला जाता था वहां पर। ठीक है, सोशल, अभी सुनेंगे, आपके क्वेश्चन भी सुनेंगे बाद में। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। तो यूएसए में इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका बोला जाता था, जिसका काम था
कमजोर लोग जो थे, जो लोग पिछड़े थे, क्या थे, पिछड़े थे और उपेक्षित थे, उपेक्षित मतलब जिनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, को न्याय मिल सके। और न्याय कैसा, आपको पता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसमें तीन तरह के उसमें तीन तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो तीन तरह के न्याय हैं। तो इन तीनों तरह के न्यायों को दिलाने के लिए क्या काम करती है, कि ये पीआईएल काम करती है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहां पर है, तो आपको बहुत अच्छे से बताना है। 1960 के आसपास में ये यूएसए में आया, वहां पर इसका नाम सोशल एक्शन लिटिगेशन यानी सामाजिक कार्यवाही याचिका था, जहां पर कमजोर, पिछड़े और उपेक्षितों को न्याय देने के संदर्भ में बात हुई। उसके बाद भारत में पीआईएल का प्रारंभ ये 1960 में तो यूएसए में हुई, इंडिया में इसकी शुरुआत कब हुई है, तो इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है 1960 के दशक में। कब, 1980 के दशक में ये हुई है। और अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। इसमें पूछा जाएगा कि वो कौन थे जिन्होंने पीआईएल के कॉन्सेप्ट को ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च करा। तो वो थे भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.एन. भगवती। देखो ऐसा होना चाहिए व्यक्तियों को, है ना, रिवॉल्यूशनरी होना चाहिए। ये व्यक्ति जब तक रहेगा और जब तक भारत में विधि का शासन रहेगा, इसका नाम रहेगा यार, पी.एन. भगवती। कौन भूल जाएगा। अब इतने बड़े पदों पर पहुंचे और लोगों के लिए सोचा, बिल्कुल यार, ऐसे भी तो लोग हैं। अब आप एक चीज समझो, एक चीज देखो, आज भी हमारी न्यायपालिका में कितनी बड़ी गड़बड़ है, कितनी बड़ी गड़बड़ है हमारी न्यायपालिका में। अब क्या गड़बड़ है हमारी न्यायपालिका में, कि जो हमारे सेशंस कोर्ट है, जो हमारे जिला न्यायालय इत्यादि है, वहां पर तो आप लोकल या आपकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें सुनवाई इत्यादि प्रोसीडिंग्स हो जाती है। आप हाई कोर्ट में जाते हो, इंग्लिश टू इंग्लिश। आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो एक बात बताओ, एक जो आम इंसान है जिसको हिंदी ढंग से नहीं आती है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश, और वो भी आपके लॉ के टर्म्स कैसे समझ सकता है, समझ ही नहीं सकता है। तो वहां पर कम से कम जो जज है उसको कम से कम 2-3 भाषाएं आए, ये तो होना चाहिए ना। ये 2-3 भाषाएं आए, कम से कम 22 जो भारतीय भाषाएं हैं उनका ज्ञान तो अंग्रेजी के साथ हिंदी का भी ज्ञान हो, एक एक अतिरिक्त भाषा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जितने भी जज हैं फॉरेन पढ़ के आते हैं, तो जर्मन भी सीखते हैं, फ्रेंच भी सीखते हैं। तो आप एक एक भाषा अगर सीख लोगे, मैथिली सीख लोगे, भोजपुरी सीख लोगे, अवधी सीख लोगे, तो भाई क्या बिगड़ जाएगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। और उसी हिसाब से आप फिर उसी एरिया से, उसी रीजन से लोगों को सिलेक्ट करके लाइए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, जिससे एक आम आदमी भी जाकर के अपनी बात रख सके और अपनी भाषा में बात हो सके। ऐसा तो कम से कम होना चाहिए। कम से कम कोई कर्नाटक से आ रहा है तो कन्नड़ में बात कर सके, मलयालम में प्रोसीडिंग्स हो सके, उस हिसाब से चीजें हो। पर ऐसा नहीं होता है। बट इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ किया। तो 17वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस पी.एन. भगवती। और एक और नाम लिया जाता है आपके न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर। वी.आर. कृष्ण अय्यर, इन दोनों को भारत में क्या किया जाता है, भारत में याद किया जाता है पीआईएल को एक आधार देने के लिए। एक जो जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर थे, इनके सामने एक मामला आया था 1976 में, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई, है ना, मामला था। मुंबई कामगार सभा मामला था। इसको मैं लिख देता हूं अलग से, मुंबई कामगार सभा, मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, ये कुछ मामला था। इस मामले में पहली बार अनौपचारिक रूप से पीआईएल को दायर करने के बारे में बात उठी। यानी सबसे पहले अगर किसी ने बात करी है पीआईएल की इंडिया में, तो वो थे जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर। और उसके बाद ऑफिशियली किसी ने अगर इंडिया में पीआईएल को शुरू किया है तो वो है जस्टिस पी.एन. भगवती। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद एक नाम और आपको याद रखना है पीआईएल के संबंध में, वो है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। पुष्पा कपिला हिंगोरानी, जिनको भारत में पीआईएल की जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है, कि इन्होंने पीआईएल को क्या की, साइड होकर पढ़ाइए। साइड होकर कैसे पढ़ाया जा सकता है दोस्त, ये बोर्ड लगा हुआ है। अब देखो मैं प्रयास करूंगा यहां से पढ़ाऊं मैं आपको, ऐसे पढ़ा दूं, कैसे पढ़ा दूं, ऐसे। पुष्पा कपिला हिंगोरानी, जिन्हें पीआईएल की जननी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 100 से अधिक याचिकाएं दायर करी थी।
ठीक है मेरे भाई, इतना साइड ठीक है, ठीक रहेगा ना? पागलों वाली बात करते हो, मैं साइड में चलता रहा हूं, देखते रहा करो, नोट करते रहो आप। हाँ ठीक है। तो पीआईएल की जननी पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इन्होंने 100 से ज्यादा पीआईएल दायर करी है अपने जीवन काल में। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। चलो, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग, हाँ वो तो मैंने बता ही दिया था, सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड है, सामाजिक अभियांत्रिकी के ऊपर आधारित है, वो तो मैंने बता ही दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। बताइए, यहां तक क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बताइए, फिर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बताता हूं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की इतना ही शायद ठीक है, बस कमरे से बाहर जाना पड़ेगा मेरे को। मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आपको बताता हूं जो वो पीआईएल के संदर्भ में बोलते हैं, फिर प्रक्रिया बताएंगे। हो गया नोट? चलिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहा करो आप। मैं आपके साथ मस्ती मजाक करता रहता हूं, क्योंकि आपका जो दुख है वो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मैं कोशिश करता हूं कि आपके चेहरे पर एक स्माइल ला सकूं, क्योंकि ये दौर जो होता है ना, जिसमें जेब में पैसे नहीं होते हैं, और दुनिया भी कुछ खास भाव नहीं दे रही होती है, और एक अंधकार सा छाया रहता है, मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमारी कमियां हैं, उनको सुधार नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ है। हाँ, नीचे लेट के पढ़ाओ, पागल हो गए तुम। चलो, मैं बिल्कुल आप लोगों से, सबसे, जितने भी लोग आप देख रहे हो, मैं आपको दिल से मोहब्बत करता हूँ, ठीक है? और आपने कभी भी मुझे देखा नहीं होगा किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हुए क्लास में, चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, किसी भी सोशल कास्ट से रिलेटेड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप इंसान हो। और मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, तो मेरा दृष्टिकोण जो है मैं बताता हूं। अब मैं जैसे राम जी की उपासना करते हैं, राम जी को याद करते हैं, तो आप सबके भीतर राम जी को ही देखते हैं। चलो ठीक है, तो खुश रहा करो, मजे करो, और टेंशन मत लो, और इस बात का ध्यान रखना, हम होंगे कामयाब डेफिनेटली। इस बार हमारे कंधों पर सितारे लगने वाले हैं, बस आप जान लगा दो, 2828 देखते रहो, और ढील मत भर दो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या गाइडलाइंस है पीआईएल के संदर्भ में, तो ध्यान रखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 3-4 पॉइंट्स बताए हैं आपके। 1980 के दशक में शुरू हुई हैं चीजें, पर ऑफिशियली शुरू हुई हैं 1980 के दशक में, बट उससे पहले औपचारिक शुरुआत हुई है 1976 में, ऐसे आप समझें। यहां पर क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है आपका, कि लोक हित में, यानी कि दुनिया के भले के लिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन पीआईएल दायर कर सकता है। आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, या पीड़ित वर्ग में से कोई भी व्यक्ति, कोई पीड़ित भी क्या काम कर सकता है, पीआईएल दायर कर लेता है। हाँ ठीक है, तो लोक हित में कोई भी व्यक्ति या संगठन पीआईएल दायर कर सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बोली, ये जस्टिस पीएन भगवती का किया हुआ कमाल है। जस्टिस पीएन भगवती ने, देखो, एक तो है अब याचिका दायर करनी पड़ेगी तो कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, वकील साहब ढूंढने पड़ेंगे। हालांकि ये चीज आएगी कि इसके पीआईएल के लिए वकील का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात आएगी, अभी आप प्रक्रिया में अभी हम देखेंगे, अभी हम समझेंगे। अब मूल बात क्या आती है, आपको ध्यान से समझना है कि वैसे तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में पांच कॉपी लगेंगी, हाई कोर्ट में 2 कॉपीज लगेंगी, बट अगर ऐसी स्थिति है कि आप कोर्ट में जा नहीं सकते, फाइल नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से, और बहुत मतलब मुश्किल कंडीशंस हैं, तो वहां पर जस्टिस पीएन भगवती ने एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में एक बात बोली थी कि अगर गंभीर परिस्थितियां हो, बहुत दिक्कत वाली परिस्थितियां हो, और जल्दी जल्दी समाधान चाहिए, तो पोस्ट कार्ड यानी कि पत्र भेजकर भी पीआईएल दायर करी जा सकती है। देखो, इसको कहते हैं न्याय प्रिय होना। ऐसे में ऐसे पुरुषों की जय बोलने का मन करता है, जस्टिस पीएन भगवती की जय हो,
ये मतलब कितना कितने बड़े पद पर बैठ करके, सब न्यायपालिका का सबसे बड़ा पद, और वह व्यक्ति एक बिल्कुल छोटे से छोटे आदमी के बारे में सोच रहा है। इसको कहते हैं महानता, इसको कहते हैं महानता। आप लोग भी कल जब थाने में जाएंगे तो रुपया पैसा कमाने के बारे में मत सोचना, यहां से तेरा FIR में से नाम काट देंगे, ये कर देंगे, इतना 2 लाख दे दे, ये ऐसा पैसा मत कमाना। ऐसा पैसा कमाना है तो पैसे कमाते रहना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहना। कहीं भी प्लॉट ले लिया, थोड़ा देर से बढ़ेंगे पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। या पैसा जोड़ लेना, फिर कोई बिजनेस आइडिया है तो जॉब से हट करके अपनी फैमिली को 5-7 साल के लिए फाइनेंशियली स्टेबल बना करके, जिससे 5-7 साल कोई दिक्कत ना है, किसी बिजनेस में ट्राई मारो, फिर वहां से पैसा मोटा कमाओ, कमा सकते हो। बट गलत तरीके से परेशान मत करना और लोगों की हेल्प करना। ये इतना बड़ा आदमी, उसको मतलब कोर्ट में बैठ करके एक केस में ये बोल रहा है कि अगर भाई बहुत गंभीर परिस्थितियां हैं तो पोस्ट कार्ड या पत्र भेजकर, एक सिंपल पोस्ट कार्ड जो होता है उस पर आप सीधे लिख करके भेज दो, मैं सुनवाई कर लूंगा, मेरा जज सुनवाई कर लेगा यहां पर। ये कितनी बड़ी बात है आपकी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और देखो आप, PIL के लिए 50 रुपए प्रति प्रतिवादी लगता है ना। जितने, अब जनहित है, क्या है, जनहित है तो बहुत सारे लोगों का हित होगा, तो जितने भी लोग उसमें शामिल हो रहे हैं तो 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से उसमें शुल्क जमा होता है। यहां पर और बड़ी बात कह दी गई कि कोर्ट अगर चाहे ना तो PIL का ये सामान्य शुल्क भी माफ कर सकता है। यार तुम पैसे मत दो, तुम तो वैसे ही परेशान हो, ये कोर्ट ये भी कर सकता है। हाँ हाँ, कोर्ट ये भी कर सकता है, बिल्कुल, अच्छे ऑफिसर बनना है। हाँ, और उसके बाद कोर्ट क्या कह रहा है कि राज्य के साथ निजी संस्थान के विरुद्ध भी दायर करी जा सकती है PIL। हमने देखा था, क्या किसी निजी पक्ष, क्या किसी निजी पार्टी, प्राइवेट पार्टी, किसी निजी संस्थान के खिलाफ भी आप दायर कर सकते, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के साथ में, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसके साथ में मिलाकर के आप करेंगे। हाँ, नहीं, हमारे महाराज जी अयोध्या में पहले थे, अब से पहले थे, कुछ दिन पहले। अभी हमारे महाराज जी गोदावरी की परिक्रमा में है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। सर हम सब रावण हैं? नहीं, रावण नहीं हो आप सब राम जी ही हो। आप सब हो। बताइए, समझ में आ गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और रह गया है, फिर हमारा PIL कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम नया एक्ट शुरू करेंगे। कल से हम करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, NSA। अच्छा, सुमित कुमार बोल रहे हैं, सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई है, जिससे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखो मेरे भाई अमित, अब जो हो गया सो हो गया है, अब वापस तो मतलब आएगी नहीं वो, और आना उपयुक्त भी नहीं है। पहली बात एक चीज समझो, GF की शादी हो गई है, यहां पर स्वार्थ दिखाता हूं मैं। अगर किसी का प्रेम रहता है, हालांकि ये स्थिति बहुत अलग हो जाती है कि भाई समाज के विरुद्ध चला जाता है सब चीजें, पर अगर वास्तविकता में प्रेम होता तो साथ रहती, वास्तविकता में प्रेम होता तो साथ रहती। उसने बेटर अपॉर्चुनिटी देखी, निकल गई। तो भावनाएं परेशान करती हैं, परेशान होना नहीं है। अब जिंदगी खराब लग रही है, बट अगर परीक्षा में ध्यान नहीं दिया गया, परीक्षा में ध्यान नहीं दिया गया तो रोजगार नहीं लगेगा, रोजगार नहीं लगेगा तो फिर माता पिता को बहुत कष्ट होगा और विवाह होने में भी बहुत दिक्कत आएगी। अगर विवाह हो जाएगा तो फिर जिंदगी वैसी नहीं चलेगी। ये एक ऐसा हिस्सा होता है, जब कोई छोड़ के जाता है ना, तो ये स्पेस ऐसा होता है जिसको भरा जा सकता है। ठीक है, इंसान एक से एक है दुनिया में, एक से एक इंसान है, छोड़ के चली गई तो चली गई, दैट्स ऑल, बात खत्म। आप दरोगा बनो और बढ़िया विवाह करो, जहां जो पसंद आता है व्यक्ति जीवन के लिए विवाह करो, और स्थिति बढ़िया हो जाएगी। चंद महीने नहीं, चंद दिनों में भूल जाओगे सब चीजें, चंद दिनों में भूल जाओगे। बट अगर अभी पढ़ाई नहीं करी गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चक्कर मत पड़ो, रिलैक्स रहो, खाओ पियो। क्योंकि वो प्रेम करती नहीं थी इसलिए साथ नहीं आई, अगर प्रेम करती तो रुकती, कम से कम परीक्षा तक तो रुकती, इतना तो वेट करती। तो दैट्स ऑल, ये बात ध्यान रखो। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। अब PIL की प्रक्रिया को थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। ठीक है, PIL की प्रक्रिया के व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग PIL, ये चीज ध्यान रखें आप।
हम्म, ये पूरा करना है बेटे। हाँ हाँ, बढ़िया मिलते हैं, एक से एक इंसान इस दुनिया में है, एक से एक इंसान। ठीक है, एक से एक प्यारा, एक से एक अच्छा। तो बेटर मिलता है लाइफ में, चिंता मत करो, पढ़ाई करो जच के। गुस्सा गुस्सा बनाओ उसके प्रति, और गुस्सा बना करके और अपना दरोगा निकालो। फिर शान से रहना, शान से विवाह होगा, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारे पिताजी का सम्मान बढ़ेगा, अच्छी कन्या मिलेगी, विवाह करना, बढ़िया, क्या दिक्कत है। जनहित याचिका के लिए वकील का होना जरूरी नहीं है, क्षमा चाहता हूं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मैंने बोल दिया था जरूरी है, जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखें आप। हम्म ये ध्यान रखें, ये चीज आप समझ करके चलें बहुत अच्छे ढंग से। हाँ, बहुत शानदार। हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी है। हाँ, इसने ये पॉइंट गलत लिखा है, इसमें आप ध्यान रखें, ये नहीं नहीं है। जनहित याचिका के लिए वकील होना जरूरी है, ये ध्यान रखें, वकील होना जरूरी है, जनहित याचिका के लिए वकील होना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको समझ लेनी है। उसके बाद इसको इसको थोड़ा सा मैं एक बार और भी वेरीफाई करूंगा, हालांकि मुझे पक्का विश्वास है कि वकील होना जरूरी है, बट मैं इसको वेरीफाई करके एक बार और बताऊंगा। कई बार कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जो कई बार दिमाग से निकल जाती है, तो इसको मैं कंफर्म करके कल समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो, तो जनहित याचिका के लिए वकील होना जरूरी है। अब दायर प्रक्रिया, तो दायर बिल्कुल वैसे होती है जैसे रिट याचिका दायर होती है, क्योंकि आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 32 के साथ में आर्टिकल 22 26 है, तो उसके तहत आपका वहां पर होता है। तो रिट याचिका के समान ही होता है। पूछेगा कि हाई कोर्ट में कितनी प्रतियां लगती हैं, तो आपको बोलना है हाई कोर्ट में 2 कॉपीज लगा जाती, 2 कॉपी लगती हैं, 2 कॉपीज लगती हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आपकी 5 कॉपीज लगती हैं। क्या लगती हैं? 5 प्रतियां लगती हैं सुप्रीम कोर्ट में। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट है। हाँ, मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा। हाँ। हम्म, ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। देखो, बुक अपने हिसाब से दी गई है, यहां पर मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बुक का भी कंटेंट पढ़िए, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद यहां पर, अब यहां पर आपको देखना है कि पीआईएल जो होती है, पीआईएल, पीआईएल की सुनवाई में आदेश, पीआईएल की सुनवाई में आदेश, पीआईएल की सुनवाई में आदेश, पीआईएल की सुनवाई में आदेश जो आते हैं उनको ध्यान रखना है। तो पीआईएल की सुनवाई में कोर्ट 2 प्रकार के आदेश दे सकता है, 2 टाइप्स ऑफ, मतलब एक तरह से ऑर्डर आ सकते हैं, 2 तरह के आदेश आ सकते हैं। एक तो आ सकता है सुनवाई के दौरान, जब सुनवाई की जा रही है कि जज साहब इस फैक्ट्री वाले ने, इन्होंने हमारी हालत खराब कर दी है, आदि आदि, या हमारे आदमी को बंद कर रखा है, ऐसा कुछ कर रखा है, तो कारखाना बंद करने के आदेश आ सकते हैं कि भाई तुम ऐसे पॉल्यूशन नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को परेशान नहीं कर सकते हो, तुम डीजे नहीं बजा सकते हो, ऐसे कार्य सुनवाई के दौरान आ सकता है। और जैसे कैदी के जमानत के आदेश आदि, इस तरह के आदेश आ सकते हैं, क्योंकि रिट याचिका के समान ही है, तो उस तरह से आदेश दिया जा सकता है। और उसके बाद आता है अंतिम आदेश। तो सुनवाई के दौरान जो आदेश आए थे उनका पालन सुनिश्चित किया जाए, और उनकी समय सीमा को सुनिश्चित किया जाता है कि इसका पालन होना चाहिए और इतने दिन में ये हो जाना चाहिए। हाँ। हम्म, हाँ, ठीक है। हाँ, कोई नहीं प्रकाश, इसको एक बार कंफर्म करेंगे, फिर कल बता देंगे। जहां तक मुझे जानकारी है कि ये है, कल कंफर्म बता देंगे, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं प्रकाश, मैंने देख लिया आपका। तो ध्यान रखना है, 2 तरह के आदेश आ सकते हैं, पहला सुनवाई के दौरान, दूसरा सुनो अंतिम आदेश, बाद में सुनवाई पूरी हो गई कि भाई जो सुनवाई के दौरान आदेश दिए गए थे उनका पालन करो, इतने टाइम पीरियड में इसको पालन करना जरूरी है। अब बस एक छोटी सी बात और फिर ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। यहां पर क्या बात आ रही है, हालांकि जो पीआईएल है, जो पीआईएल है उसको एक्सेप्ट करना और उसको डिनाई कर देना कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर, हाँ हाँ, ठीक है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सुनवाई के बाद जो पीआईएल है वो वापस नहीं ली जा सकती। मान लिया सुनवाई हो गई, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, सर अब तो हम नहीं करना चाहते, नहीं, पीआईएल की जो पीआईएल है, अगर उसकी सुनवाई हो जाएगी
तो उसको क्या नहीं कर सकते आप, उसको वापस नहीं ले सकते। और अगर कोई पीआईएल जैसी चीज का मिसयूज करेगा, दुरुपयोग करेगा, तो दुरुपयोग करने पर जुर्माना भी लग सकता है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से समझना है। हम्म। हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूं ना कि जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे याद है, कि वकील की आवश्यकता रहती है। हाँ, वो मैं चेक कर लूंगा, कोई बात नहीं, तुम गूगल से चेक करो, गूगल पे कई बार गलत सही आ जाता है, क्योंकि गूगल पे ब्लॉगर ब्लॉगर जो होते हैं वही लिखते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी का कुछ पता नहीं होता है। कई बार वो विकिपीडिया को भी गलत लिख देते हैं, और चैट जीपीटी वीपीटी ये सब कानून के मामले में फेल हो जाते हैं। मैंने एक बार क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी कि क्वेश्चन बना के देखते हैं चैट जीपीटी से, भाई साहब वो कोई सी धारा को वहां पहुंचा रहा है, उस धारा को वहां पहुंचा रहा है, हालत खराब कर दी उसने। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब यहां पर एक चीज है, हालांकि पीआईएल का जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं है और किसी भी एक्ट में नहीं है, पर पीआईएल को मजबूती देने वाले दो आपके आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको आपको देखना चाहिए। पीआईएल को बल देने वाले संवैधानिक अनुच्छेद अनुच्छेद 38, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 4, और यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां पर समाज के लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय देने की बात करता है, कि भाई सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए, तो ये बल देता है। पीआईएल यही काम करती है, पीआईएल न्याय देने का काम करती है और सुने जाने के अधिकार के अंतर्गत आती है। और दूसरी बात है अनुच्छेद 39A, जो गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता देने के संदर्भ में बात करता है। विधिक सहायता मतलब लीगल एड, विधिक सहायता मींस लीगल एड, कि उनको किसी भी तरह से मदद मिले और वो निशुल्क मिले। तो ये दो आर्टिकल जो हैं, ये मदद करते हैं, बल देते हैं, हिम्मत प्रदान करते हैं, या उस कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का काम करते हैं। हाँ, बीएसए को तो एक ही क्लास में करवाऊंगा मैं। अभी पहले मैं बीएनएसएस को खत्म कर लूं, फिर किसी संडे को या किसी सैटरडे को क्लास रख लेंगे और वो हो जाएगा। हम्म, बताइए, क्लियर हो गया पीआईएल? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? कल एससी एसटी एक्ट करें या एनएसए करें, बताओ, जो आप कहो सो करें। हम्म। हाँ, कोई भी ब्लॉग लिख सकता है, क्या दिक्कत है? लिखो, आप, पैसा मिलता है उसका। थोड़ा देख लो यूट्यूब वगैरह वीडियोस, किया करो कुछ ना टेक्निकल काम किया करो। कम से कम ऐसा काम जरूर किया करो। देखो 24 घंटे तो पढ़ते नहीं हो आप, तो हम्म, सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? अभी 1 महीना लग सकता है। हम्म। चलो, एनएसए के बारे में ज्यादा आ रहा है, एनएसए करते हैं, क्योंकि एनएसए निरुद्ध डिटेन के बारे में है। अब डांस हो जाए, तुम करो, मैं तो चलता हूँ। अब मेरे को भूख लग रही है। लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ 3 घंटे से। हाँ, चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए, और कल 2 बार मिलेंगे। पहले 5 बजे मिलेंगे और कल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को देखने की कोशिश करेंगे, और फिर 8 बजे बीएनएसएस का पार्ट सेकंड करेंगे। अराउंड 40 to 45, 40, 50 के आसपास क्वेश्चन रखेंगे। हाँ, स्लाइड बैक प्लीज, स्लाइड बैक, ये लीजिए। अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। साइड सर, हाँ हो गए, बताओ दोस्तों, साइड हो गए। थोड़ा जल्दी कर दो सर। नहीं यार, जल्दी कैसे कर सकते हैं, देखो दोस्तों, जल्दी कुछ नहीं है जी। क्लास का ड्यूरेशन नहीं बढ़ा सकते हैं बाबू, और भी तो क्लासेस हैं सर। शायद ही सुने। आज तो मैं जा रहा हूँ, कल सुना दूंगा। ट्रिपल 28 क्या है? यूपीएसआई की वर्दी है ट्रिपल 28, मेरे भाई कुछ तो पता करो इसके बारे में। हाँ जी, श्यामा जी। हम्म।
हटो महाराज जी, लास्ट वर्ड लिखना है। लो, मैं महाराज जी कहां से आ गया। चलो ठीक है, ये फाइल में भेजता हूं, वहां से लिख लेना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय। अंडे को ट्रिपल